हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 30 दिसंबर 2021 का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई शब्दावली का उद्देश्य है। तो यहाँ पर बात की गई है जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ वाली जो बुक है उसमें जो शब्दावली दी हुई है, जो शब्द श्रृंखला होती है चैप्टर के लास्ट में, उसको देने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो अब क्योंकि आप जानते हैं जो पॉलिटी की बुक है वो आती है अब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से, तो इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ में प्रयुक्त भाषा पर स्पष्टता प्रदान करना। यानी कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको समझाना, अगर आप चैप्टर में नहीं समझ पाए हैं तो उसको एक तरह से स्पष्ट रूप से ये समझाते हैं उस शब्दावली के थ्रू। अब कैसे समझाते हैं इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक चैप्टर से ये कुछ शब्दों को उठाया है, कुछ इस तरह का ही आपको मिलेगा पॉलिटी के चैप्टर्स के लास्ट में। तो वहाँ पर ये शब्द संकलन नाम से दिया होता है और कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका यहाँ पर मीनिंग डिटेल में समझाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, तो निर्वाचन क्षेत्र को एक तरह से परिभाषित किया गया है, यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है क्योंकि चैप्टर में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब एक तरह से यही है कि जो स्पष्टता है शब्दों की वो देना और इसका जो मीनिंग है वो डिटेल में समझाना, जिससे कि आप चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लिखी गई हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो पॉलिटी की हैं, अब इनका नाम तो बदल गया है द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सही की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओनली बी इज करेक्ट। वे विषयों की चर्चा में आदर्श को वास्तविक के साथ संतुलित करते हैं। तो अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पाठ्य पुस्तक को गौर से देखें, इन बुक्स को गौर से देखें, तो वहाँ पर आप पाएंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, इसलिए क्योंकि जिससे आप कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएँ और जो विषय है उसको अच्छे से आप समझ सकें। और यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वे सटीक जानकारी देकर तथ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। देखो सटीक जानकारी उस तरह से नहीं देते हैं कि जैसे तथ्य के तथ्य नहीं देते हैं, एक तरह से लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू आपको स्टोरी के थ्रू समझाया जाता है, जिससे आप उस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये मैंने इक्वेलिटी चैप्टर से लिया है एक स्टोरी का पार्ट। तो यहाँ पर ये कांता की स्टोरी एक तरह से दी हुई है जो कि हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से ली गई है। जैसे कि हम वोटिंग करते हैं ना, और वोटिंग की लाइन में सभी लोग एक समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह की यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि किस तरह से वोटिंग की लाइन में तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जब हमारी फैसिलिटीज़ की बात आती है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की या और चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव होता है और हम जो गरीब लोग होते हैं वो सभी फैसिलिटीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो एक तरह से स्टोरीज़ के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये बी जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उद्देश्य जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका यही उद्देश्य है कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ आप एक तरह से जो आपकी नॉलेज है उसको बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल प्रशासन में प्रशासनिक पदानुक्रम के विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छी तरह से नियोजित है। अगर हम बात करें कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो होती है मुगल एम्पायर में जो होती थी वो किस तरह की होती थी, उस पर अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं और इसमें से हम कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अपना सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में दी गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ए, बी और डी हम अपना सकते हैं। बात करें रोल प्ले की, तो रोल प्ले हम करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मान लो
इसका जो सिस्टम होता है, मुगल एम्पायर में जो सिस्टम होता था, मुगल साम्राज्य सूबे में बटा होता था, डिफरेंट डिफरेंट सूबेज होते थे, सूबाज होते थे। ये सूबे को हम प्रोविंस कह सकते हैं। तो जिस तरह से आजकल स्टेट्स होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इस तरह से वहाँ पर सूबे होते थे। जैसे आगरा एक सूबा हो गया या फिर गुजरात एक सूबा हो गया। तो इसमें आपको स्टेट भी मिलेंगे जो आज के टाइम में स्टेट्स हैं, और जो आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। इस तरह से क्या था, इसका प्रशासन था। फिर उससे नीचे भी कुछ इकाइयाँ होती थी, जैसे कि ये बटा होता था किसमें, सरकार में, परगना में और ग्राम में। तो इस तरह से बटा होता था। जैसे स्टेट के नीचे होती है ना चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर विलेज होता है, कस्बे भी होते हैं, सिटीज़ भी होती हैं। इस तरह से ही ये सूबा जो है डिवाइड होता था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो वही बात हो रही है, अगर हम इस चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रोल प्ले हम कर सकते हैं, जैसे कि मनसब जो है एक पोस्ट का नाम है, पद का नाम है। तो और जो उस पर पद पर होता था उसको कहते थे मनसबदार। तो मनसबदार का रोल प्ले हम कर सकते हैं। रोल प्ले करना मतलब उसी भूमिका में आना जो वो पर्सन है। रोल प्ले हम कर सकते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न हम पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिसमें कि कोई लिमिटेड आंसर नहीं होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। और डी समय रेखा का हम यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सी यहाँ पर नहीं होगा। सर्वे तो हम जब करते हैं जो चीज़ अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। अब मुगल एम्पायर तो अवेलेबल नहीं है ना, तो उसमें हम सर्वे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ए, बी और डी जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स दी है ए और बी। यहाँ पर हमसे पूछा है कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये सामाजिक मूल्यों के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। यानी कि अगर सोशल वैल्यूज़ हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से सहायक होती है। क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस प्रकार से मतलब सोशल वैल्यूज़ डेवलप करती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं। छात्र सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता विकसित कर सकते हैं। छात्र समूह भावना, एकता और सहकारी होने की क्षमता विकसित करते हैं। तो अगर मैं बात करूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो ये होती है हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ जो गतिविधियां चलती हैं उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो पढ़ाई से अलग होती हैं एक्टिविटीज़। तो ये जो है ये सभी इस तरह से ये सहायक होती हैं। ये सभी जो वैल्यूज़ हैं ये डेवलप करती है बच्चों के अंदर। और कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो पेंटिंग करना, साथ में बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं तो एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट बनेगा। तो सोशल जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे, किस तरह से घुल मिल कर रहना है, किस तरह से साथ साथ काम करना है। या फिर जैसे कंप्यूटर उनको आप सिखाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं तो ग्रुप में बैठे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि वो साथ में करेंगे और ये सभी जो स्किल्स हैं उनके अंदर डेवलप होंगी, ये चीज़ें डेवलप होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय के जीवित अनुभवों का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि किसको हम एक तरह से लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखो ए, बी और सी जो है इसको हम लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन जो 4th है ना, ताजमहल की स्थापत्य शैली, इसको हम लाइव एग्जाम्पल नहीं ले सकते इसका। तो इसकी जो है भारत की विभाजन की यादें हम ले सकते हैं। जाति आधारित भेदभाव, जैसे कि आसपास कोई भेदभाव होता है जाति के आधार पर तो हम उसको दिखा सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है इसको भी हम समझा सकते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल से लेकर के स्टोरी के थ्रू समझाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी समझाया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की शैक्षणिक प्रथाओं को अडैश पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी यहाँ पर सही होंगे। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि जगाना। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर हम ध्यान रख सकते हैं कि अपने अनुभव साझा करने के लिए हम जिज्ञासा और रुचि जगाना। जिज्ञासा होता है कुछ जानने की इच्छा जो होती है। छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में कई दृष्टिकोणों से अवगत कराना, कई जो हम कह सकते हैं कई जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हम सब उनके सामने रख सकते हैं।
जो सोशल रियलिटीज़ होती है, समाज में जो रियलिटीज़ होती हैं उनको हम छात्रों को बता सकते हैं। छात्रों को तथ्यों और अनुभवों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना, तो ये ए, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षक शिक्षण की एक विधि के रूप में वाद विवाद का आयोजन कर सकता है? मतलब कोई ऐसा टॉपिक हम ले सकते हैं इसमें जिसमें जो छात्र हैं वो अपने विचार भी व्यक्त कर सके, कोई रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें से बताएं कौन सा टॉपिक सही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ पर बात करें पृथ्वी की परतों की, तो ये भी एक तरह से रटा रटाया आंसर हो सकता है, तो ये लिमिटेड आंसर रहेगा इसका। वायुदाब के बारे में भी लिमिटेड आंसर हो सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो बता देंगे बच्चे और उसके बाद कोई उनके विचार डेवलप नहीं होंगे या फिर कोई डिस्कशन नहीं होगा ज़्यादा। महाद्वीप और महासागर के बारे में भी जो फैक्ट्स हैं वो बता देंगे और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं उनकी बढ़ेगी या डिस्कशन के लिए क्या मिलेगा। तो लेकिन अगर पर्यावरण और विकास की बात करें तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, बच्चों को मिल सकते हैं कि किस तरह से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ हम नेगेटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं इसमें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं। डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से अच्छा है और किस तरह से ख़राब है, दोनों ही पॉइंट हम रख सकते हैं। तो 4th जो पॉइंट है इसमें हम वाद विवाद का अगर आयोजन करते हैं, डिबेट का अगर हम आयोजन करते हैं तो 4th पॉइंट उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर के एक लिमिटेड आंसर नहीं दे सकते। इसमें एक तरह से हम अपने विचार डेवलप कर सकते हैं और इसका कोई लिमिटेड आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के कक्षा अभ्यासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें हम गहराई से सोचते हैं, अपने कुछ विचार हमारे डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसके लिए ही हमसे सही ऑप्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी जो है अगर हम यहाँ पर देखें, ए में है जांच के प्रश्न पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबित करने के लिए कहना, प्रतिबिंबित होता है रिफ्लेक्ट के लिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है कि जैसे कि वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, किसी चीज़ की व्याख्या करें, किसी के बारे में कुछ बताएं। और यहाँ पर डी हो जाएगा छात्रों को कई दृष्टिकोण प्रदान करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स स्टूडेंट्स को देना। ऐसा ना हो किसी चीज़ के लिए वो एक ही आंसर दे या फिर एक ही नज़रिए से किसी चीज़ को देखें, उसके सभी दृष्टिकोणों को देखें, ऐसी एबिलिटी भी उनमें डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पर गया नहीं होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर छात्रों से दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आलोचनात्मक सोच की प्रासंगिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ही पूछा है। यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और ई। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई की बात करें तो ये है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान सीखने की सुविधा, और सेकंड है लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को नागरिकों के रूप में सशक्त बनाना, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी उनके अंदर तो ये चीज़ें वो कर पाएंगे, स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे, इंडिपेंडेंट सोच पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कोई लिमिटेड आंसर होगा उनका या कुछ रटा रटाया आंसर देंगे, कुछ उनकी खुद की सोच होगी, खुद से वो सोच पाएंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को नागरिकों के रूप में सशक्त बनाना। जब देखो डेमोक्रेसी में वो जी रहे हैं अपनी लाइफ, और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, जनता के लिए शासन, तो तभी वो आगे अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो देख पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावों को सही ठहराने के लिए मानदंड और साक्ष्य में अंतर के बारे में जागरूक करना, मतलब एक तरह से उनको पता होना चाहिए, वो जस्टिफाई कर सकें चीज़ों को। नीतिगत निर्णयों के बारे में आवश्यक निर्णय लेने के लिए मानदंड का उपयोग करना। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन किस मूल्य से संबंधित है, किस वैल्यू से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए, सी और डी। जिज्ञासा हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब, और हो जाएगा तर्क संगतता यानी कि रैशनैलिटी। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर सही हो जाएंगे ऑप्शन 2 के हिसाब से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एन क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।
शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।